नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि लखनऊ से है। लखनऊ के चंदन स्पेशलिस्ट लैब का कारनामा सामने आया है। मृतक महिला की कर दी जांच, रिपोर्ट पॉजिटिव। वहीं फर्जी कोरोना जांच करने के कारनामे का खुलासा किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखनऊ से है। मृतक महिला की कर दी जांच और रिपोर्ट भी पॉजिटिव दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, विभाग की टीम जब पहुंची गांव तो ये खुलासा हुआ है कि कोरोना जांच में कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। 87 वर्षीय महिला की 7 जुलाई को ही हो चुकी है मौत, जिसके बाद उसका दोबारा से डाटा में उसका दोबारा से जांच का वो दिखाया गया और उसके अलावा आपको बता दें उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर कोरोना की जांच को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। मृतक महिला की कर दी जांच और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव दिखाई गई। विभाग की टीम पहुंची गांव तब जाके ये खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 87 वर्षीय महिला की 7 जुलाई को ही हो चुकी है मौत, उसके बावजूद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है और उसके अलावा आपको बता दें उसकी जांच भी होती है। लखनऊ के चंदन स्पेशलिस्ट लैब का एक कारनामा सामने आया है। उसको बता दें आपको, फर्जी कोरोना जांच करने के कारनामे सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर एक तरफ केंद्र सरकार कोरोना जांच को लेकर तेजी दिखा रही है और दूसरी तरफ ये फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और इससे पहले भी कई फर्जीवाड़े सामने आया और इस वक्त एक और फर्जीवाड़ा सामने आया जो कि लखनऊ के लैब स्पेशलिस्ट का, लखनऊ के चंदन स्पेशलिस्ट लैब का एक कारनामा सामने आया है, जहां पर फर्जी कोरोना जांच करने के कारनामे का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर मृतक महिला की कार की कर दी जांच और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर विभाग की टीम जब गांव पहुंची तब जाके ये खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आपको बता दें 87 वर्षीय महिला की 7 जुलाई को ही हो चुके हैं, उसके बावजूद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि लखनऊ से, जहां पर कोरोना जांच को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया। और वहीं आपको बता दें लखनऊ के चंदन स्पेशलिस्ट लैब का एक कारनामा है, जहां पर कोरोना जांच को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। और वहीं असम और मिजोरम के बीच वर्षों से जारी सीमा विवाद ने बीते 26 जुलाई को हिंसक रूप ले लिया था। इस झड़प में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई थी और 2 राज्यों के बीच मामलों को बढ़ता देख केंद्रीय गृह मंत्रालय को दखल देनी पड़ी। अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य करने की अपील की थी और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने पुलिस को मिजोरम के सांसद के वनलावलवेन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का निर्देश दिया है और सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने खुद सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और शर्मा ने कहा कि उन्होंने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि 26 जुलाई को मिजोरम के साथ सीमा संघर्ष के बाद राज्यसभा सांसद के खिलाफ सद्भावना के संकेत के रूप में प्राथमिकी वापस ले ली जाए। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। और वहीं उन्होंने आगे बताया कि इस सद्भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने असम पुलिस को मिजोरम से राज्यसभा सांसद के वनलालवेना के खिलाफ प्राथमिकी वापस लेने का निर्देश दिया है। हालांकि अन्य आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे पहले सीमा पर खूनी संघर्ष के बाद से तनावपूर्ण माहौल के बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा था कि दोनों राज्य अब बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएंगे। और वहीं उनके मुख्य सचिव ने बताया है कि मिजोरम असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने को तैयार है। और वहीं देश भर में कोरोना संकट अभी भी बरकरार है। पिछले लगातार 6 दिनों से 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं
और वहीं सुबह सोमवार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 40,134 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 422 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। और वहीं केरल में सबसे ज्यादा 20,728 नए मामले सामने आए। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,946 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 2,766 एक्टिव केस बढ़ गए। केरल में कोविड मामलों की संख्या में कोई राहत नहीं मिली। यहाँ छठे दिन भी 20,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। केरल में कोविड के 20,728 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,11,489 हो गई। और वहीं 56 और मरीजों की मौत के बाद महामारी आज लगातार छठा ऐसा दिन है जब प्रदेश में कोविड के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य में 27 जुलाई से अब तक संक्रमण के 1,28,373 मामले सामने आए। महामारी की शुरुआत से लेकर अब कुल इनमें से 4,24,773 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,08,57,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से ज्यादा है और कुल 4,13,718 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 अगस्त तक देश भर में 47 करोड़ 22 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 17 लाख टीके लगाए गए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 46 करोड़ 96 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। और वहीं बात करें, बीते दिन करीब 14 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से भी कम रहा। और देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से भी ज़्यादा है। और वहीं एक्टिव केस 1.30% है। और कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है और कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज यानी कि सोमवार को 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर सकता है। बोर्ड के पहले ही 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर चुका है और अब छात्रों को 10वीं के रिजल्ट का इंतजार है। हालांकि बोर्ड की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज कह चुके हैं कि 10वीं का रिजल्ट इस हफ्ते जारी किया जा सकता है और उन्होंने 12वीं के रिजल्ट जारी होने के दिन कहा था कि 10वीं के रिजल्ट पर आज से ही काम शुरू हो गया है और अगले हफ्ते तक रिजल्ट जारी करने की कोशिश रहेगी। और बोर्ड की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट cbscresult.nic.in पर 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। और वहीं इस साल बोर्ड 10वीं कक्षा के लिए मेरिट लिस्ट जारी नहीं करेगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण बोर्ड ने इस साल 10वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन पद्धति के जरिए तैयार किया है। जो विद्यार्थी बोर्ड के 10वीं कक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वो फिर से परीक्षा दे सकेंगे। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हड़ताली कर्मी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। हफ्ते भर बाद भी एम्बुलेंस बेपटरी। 102, 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से बदहाल है। मरीजों को निजी वाहन से ले जाने के लिए मजबूर हैं लोग। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें, जीवीके कंपनी ने नई भर्तियां भी शुरू कर दी है। करीब एक हफ्ते से एम्बुलेंस कर्मियों का ये आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर आज एक हफ्ते होने वाले हैं और इसके बावजूद
एम्बुलेंस चालक हड़ताल पर है और वहीं एम्बुलेंस चालक अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिसको लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और वहीं इसके अलावा बता दें आपको, एम्बुलेंस हड़ताल से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने अस्पताल से भी मदद मांगी है, लेकिन अस्पताल भी एम्बुलेंस सेवा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। और वहीं मरीजों को निजी वाहन के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और वहीं जीवीके कंपनी ने नई भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। और वहीं आपको बता दें, एम्बुलेंस कर्मी कई मांगों को लेकर एक हफ्ते से आंदोलन पर है। और वहीं आपको बता दें, एक हफ्ते से हड़ताल कर चुके हैं एम्बुलेंस कर्मी और उनकी मांग है कि उनकी कई तरह की मांगे हैं, जिसको लेकर एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। और वहीं आपको बता दें, 108, 102 एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से एम्बुलेंस पूरी तरह से बेहाल है। और वहीं जीवीके कंपनी ने नई भर्ती भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आपको बता दें, हड़ताल कर्मी बड़े आंदोलन की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। और वहीं हफ्ते भर बाद भी एम्बुलेंस बेपटरी है। 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह बदहाल है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए गोवा सरकार ने राज्य में जारी कर्फ्यू 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है और इससे पहले कर्फ्यू की समय सीमा 2 अगस्त को ही समाप्त हो रही थी। गोवा प्रशासन ने आदेश में कहा है कि सभी कोरोना संबंधित प्रतिबंध जारी रहेंगे और कोई नई छूट नहीं दी जाएगी। गोवा में रविवार को कोविड के 59 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमित की कुल संख्या 1,71,02,05 हो गई, जबकि एक और मरीज की संक्रमण से चलते मौत हो गई। मृतक संख्या 3,148 हो गई। दिन के दौरान 105 मरीजों के संक्रमण से ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जिससे गोवा में अभी तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,67,046 हो गई। राज्य में अब 1,011 उपचाराधीन मामले हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में कल ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। कभी ओलंपिक में हॉकी के मैदान की बेताज बादशाह रही भारतीय टीम 41 साल बाद यहां सेमीफाइनल में पहुंची है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम को क्वार्टर फाइनल में उसकी शानदार जीत के लिए बधाई दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हॉकी टीम की जीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बेहतरीन जीत के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई। आशा है कि टीम इंडिया अगले मैच में भी इसी तरह का प्रदर्शन करेगी और हॉकी में मेडल लाकर देश के सालों के इंतजार को खत्म करेगी। ऑल द बेस्ट। और वहीं नवीन पटनायक ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो भारत और ग्रेट ब्रिटेन का मुकाबला देखते नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि भारत ने साल 1980 में ओलंपिक खेलों में आखिरी बार हॉकी का मेडल जीता था। हालांकि टीम ने अब तक अपने सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। अगर बेल्जियम के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में भी टीम की ये फॉर्म जारी रहती है तो भारत ओलंपिक हॉकी में अपना पदक का सूखा समाप्त कर सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल भुगतान समाधान ई-रूपी की शुरुआत करेंगे। मोदी द्वारा सदैव डिजिटल पहल को बढ़ावा देने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि पिछले सालों के दौरान इच्छित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि सरकार और लाभार्थी के बीच सीमित संपर्क बिंदु रहे। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की अवधारणा सुशासन के इस दृष्टिकोण को आगे ले जाएगी। और पीएमओ ने एक बयान में कहा कि ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम है। ई-रूपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थी
और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजकों को जोड़ता है। इसके तहत ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा देने वाले को भुगतान किया जाएगा। प्रीपेड होने की वजह से सेवा प्रदाता को किसी मध्यस्थ के हस्तक्षेप के बिना ही सही समय पर भुगतान संभव हो जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश का दौर जारी है और इस बीच कई स्थानों पर जल जमाव भी हो गया है और इस बीच यमुना में जल स्तर फिर से बढ़ गया है। रविवार को यमुना के डूब वाले क्षेत्रों से पिछले कुछ दिनों से 100 से अधिक परिवारों को ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। नदी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के कारण शुक्रवार को जलस्तर खतरे के निशान 205 मीटर को पार कर गया था। हालांकि शनिवार शाम को जलस्तर घटकर 204 मीटर भी हो गया था और दिल्ली के लिए जुलाई का महीना मौसम की दृष्टि से बहुत ही अजीबोगरीब रहा है, क्योंकि इस महीने में 5 दिन तो लू चली और जो 2012 के बाद से अधिकतम है। इसके अलावा मानसून भी 2 हफ्ते की देरी से आया, जो असामान्य और लगभग 2 दशकों के रिकॉर्ड को तोड़ने वाली मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 13 जुलाई को मानसून ने दस्तक दिया, जो 19 सालों में सबसे अधिक विलंब से पहुंचने वाला मानसून बन गया। इतनी देर से मानसून के पहुंचने के बावजूद राजधानी में इस महीने में 16 बरसात के दिन दर्ज किए गए, जो पिछले 4 सालों में सबसे अधिक है। मानसून के शहर में पहुंचने से पहले 3 दिन बारिश हुई थी।